Well, आज की 5th है ना? चलिए, so good afternoon to all of you. नालायक को जोर से एक बार, so जोर से बोलो. ओके, तो स्टार्ट करें? नहीं, क्या करना है फिर? अच्छा, ओके, तो आपको अब डांस वगैरह ये, अरे ये तो अच्छा हो गया भाई, खाना वाना हो गया, आप थोड़े बैठे मजा डांस किया जाए या सॉन्ग गाया जाए. ओके, नालायक पढ़ने आते हो यहाँ पे कि टाइम पास करने आते हो? लाओ सबके पेरेंट्स के फोन नंबर लाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ सबको. हाँ, नालायक, एक नंबर के नालायक और कुछ नहीं है. ओके, सो चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. आर यू रेडी? ठीक है, तो हमने सेकंड से चालू किया था ना. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज की 5th है ना. सबसे पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से. जो भी स्टूडेंट के पहले लेक्चर मिस हुए होंगे वो YouTube पे देख सकते हैं, क्योंकि पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कोई चेंज नहीं है. एक दो सेशंस जो डाले हैं YouTube पे, तो वो YouTube पे लास्ट बैच के क्यों ना हो वो देख सकते हैं सेशंस. ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने फिर बात की बेटा, अगर आपको याद होगा तो 1 जुलाई 2017 के पहले अलग अलग टैक्सेस थे गुड्स और सर्विसेज पे. सभी टैक्सेस मर्ज कर दिए गए किसमें? जीएसटी में. ठीक है, इन अ यूनिफाइड कोड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. फिर डिसीजन हुआ कि जीएसटी ड्यूअल मॉडल में लाना है. मतलब बेटा मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं, मैंने क्लास चालू कर दिया. आपको फील हो रहा है? किसको नहीं हो रहा है खड़े हो जाए, फिर मैं बताता हूँ. अच्छा, चाय आ गई. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो यहाँ तो यहाँ ओके, तो यहाँ तुमको मिला, हमको भी चाहिए. तो यहाँ स्टार्ट करें. तो जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया, सीजीएसटी और एसजीएसटी. लेकिन फिर बात थी, क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था, तो जब गुड्स या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी उस वक्त क्या करना. तो फिर एक कंसेप्ट इंडिया ने डेवलप किया और वो था आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो यहाँ पे आईजीएसटी का रेवेन्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? आता माझी. ओके, इधर ध्यान दो. और ये मत समझना बेटा मेरा ध्यान नहीं है, पीछे से वो पूरा ध्यान रखता है कौन गड़बड़ कर रहा है, पर मैं इग्नोर कर देता हूँ. जाने दो, छोड़ो, तुम छोटे हो भी. हाँ, तो जहां तक देखा जाए तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो पिक्चर में लाया गया. और ये डिसाइड हुआ कि आईजीएसटी का 50% तो अपना सेंट्रल रखेगा, क्योंकि आईजीएसटी फुल रेट से है, पर बाकी 50% स्टेट को देगा. फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि कौन से स्टेट को देना है आईजीएसटी. तो ओरिजिन स्टेट को नहीं देंगे. कौन से स्टेट को देंगे? डेस्टिनेशन स्टेट. ओके, डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा. क्यों ऐसा सर? पहले जब सीएसटी लगता था तो ओरिजिन स्टेट को मिलता था, तब ठीक था बेटा, पर जीएसटी में क्रेडिट का फ्लो कंटिन्यू रखना था.
अगर डेस्टिनेशन स्टेट को आईजीएसटी का 50% नहीं दिया जाता तो फिर वो आगे क्रेडिट नहीं देता, तो वो क्रेडिट को कंटिन्यू रखना था। क्रेडिट कंसेप्ट क्या है हम आज के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये बात हुई रिगार्डिंग टू हमारी, जहाँ तक है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आईजीएसटी के बारे में। फिर थोड़ा मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा इंटरस्टेट कब कब बोला जाएगा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट, वन यूटी टू अनादर स्टेट, यूटी टू यूटी, ठीक है, स्टेट यूटी टू स्टेट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है और आईजीएसटी भी लगती है। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सपोर्ट को आगे ज़ीरो रेट दिया है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। यानी पहले आईजीएसटी लगा दिया, यानी पहले मार दिया थप्पड़, ठीक है, पहले आईजीएसटी तो लगा दिया। क्यों आईजीएसटी लगा दिया? इंटरस्टेट बोल। लेकिन फिर क्या किया गवर्नमेंट ने कहा कि देखो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। अगर आप एक्सपोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो और पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाते हो तो फिर हम आपको आईजीएसटी ज़ीरो कर देंगे, यानी आईजीएसटी नहीं लगाएंगे। इसी को दूसरे ढंग से कहूँ तो अगर आपने पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लाया, ओके, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस नहीं किए, तो हम तो पहले से आईजीएसटी लगा चुके हैं। आपको ज़ीरो रेट क्लेम करना है, आपको बेनिफिट्स क्लेम करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है ओके हमें सभी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। एक सवाल कभी बहुत सी बार दिमाग में आता है कि सर ये एक्सपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करती है? क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज लाता है, एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज लाता है, और जितनी ज़्यादा जो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज हो वो कंट्री अपने आप को उतना ज़्यादा डेवलप कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ला सकती है, बेस्ट लोग हायर कर सकती है, अरे है ना। तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना मतलब कंट्री का एक स्ट्रेंथ होता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी परचेस कर सकते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लाता है। इज इट क्लियर? और वो तो है। दूसरी बात, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ता है, तो इंपोर्ट का पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना है तो पैसा भी हमारे पास होना जरूरी है। तो ये सब बातें हैं, ओके। तो एक्सपोर्ट पर जीएसटी तो लगाया गया है, लेकिन बाद में ज़ीरो रेट आगे पड़ा होगा, उसको ज़ीरो रेट के स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए, अगर आपको याद होगा तो कौन था, मैं नाम भूल गया, उस दिन इंसल्ट करके बाहर निकला था, तो ही था ना ऑफिसर को इंसल्ट, क्या नाम था? हाँ, मोनिश। तो हम इस बात पे थे, थोड़ा हम ये डिस्कशन पे आते हैं कि हम इस बात पे थे कि ऑफिसर ने मोनिश के जो सेल परचेस ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जीएसटी लगाया, ठीक है। तो मोनिश ने कहा कि डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ना हो तुम इंडियन पब्लिक से एक भी पैसा नहीं लूट सकते या एक भी पैसा नहीं ले सकते। आपके पास मेरे से पैसा लेने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना जरूरी है। फिर बात इस पे हुई कि यहाँ पे ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बात इस पर हुई कि कोई भी टैक्स लगाना है इंडिया में, फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई भी टैक्स लगाना है तो लॉ होना जरूरी है, ठीक है, और उससे रिलेटेड लॉ होना जरूरी है, उससे रिलेटेड सोर्स एंट्री होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स एंट्री होगी तो ही हम लॉ बना पाएंगे, और सबकी सोर्स एंट्री जो दी गई थी वो आर्टिकल 246 उसके तहत शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आती है। लिस्ट 1 कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कॉल्ड एज कॉमन। इसमें आपको आप किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हो उसकी कंप्लीट लिस्ट दी है, किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो। अब थोड़ा मैं आपका डिस्कशन टर्न करूंगा, मैं वो लिस्ट पे आता हूं। अगर मैं ये शेड्यूल 7 की लिस्ट आपको समझाऊं तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, टेक्निकल पॉइंट है, कोई एग्जाम के हिसाब से याद नहीं रखना है, या नेक्स्ट पेज पे लिस्ट दी भी है आपको।
ठीक है, वो क्या पेज नंबर है बेटा? 17-18 पेज पे वो लिस्ट से दिया है, मैंने रिपीट किया है, पर मैं वो जो लास्ट पेज पे हमने ये लिस्ट रेफर किया था वो भी चल सकता है। कौन सा पेज, पहले वाला पेज कौन सा है? 9 पे भी लिया है मैंने। थोड़ा मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, मुझे आपसे आंसर चाहिए। मुझे ये बताइए, लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं इस पे कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं करेगा। लिस्ट 2 में जो दिए वो स्टेट बनाएगा, उसमें सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करेगा। लिस्ट 3 में उस सब्जेक्ट पे, ध्यान से सुनना, लिस्ट 3 में उस सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पर अलग अलग, और दोनों की प्रोसीजर ऑपरेशंस अलग अलग हो गए, एक साथ मिलकर नहीं बनाएगी, दोनों अपनी अलग अलग बनाएगी। अब जब जीएसटी लाना था तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे संविधान का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों गवर्नमेंट एक जगह बैठकर एक जैसा लॉ बनाएगी ऐसी प्रोविजन ही नहीं थी, क्योंकि बेटा दोनों गवर्नमेंट को एक जगह बैठना जरूरी था, क्योंकि आपके लास्ट सेशन में हमारी बात हुई कि 28 स्टेट्स के लॉज, 9 यूटी के लॉज और सीजीएसटी व्हाट टू व्हाट सेम चाहिए था। कुछ याद आया क्या? सभी लॉज, यानी किसी स्टेट ने अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, कोई भी स्टेट अलग से लॉ नहीं बनाएगा, अपनी अलग ड्राफ्टिंग नहीं करेगा, यानी सब यहां पे आकर कॉमन बेंच पे बैठेंगे और एक जैसा लॉ बनाएंगे। ठीक है, स्टेट लॉ ऑफ इंडिविजुअल पास करो पर बनेगा एक जैसा ही। मेरी बात समझ में आया? ऐसी प्रोविजन नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई मिलकर लॉ बनाएंगे। हाँ, एक सब्जेक्ट पे दो गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पर अलग अलग, मिलकर नहीं। कौन सा लिस्ट था? कॉन्करेंट लिस्ट। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है, दोनों भी बना सकती है, पर अलग अलग, मिलकर नहीं। जबकि जीएसटी में ऐसा था कि मिलकर लॉ बनाना था, दोनों के मिलकर लॉ। तो फिर क्या करें? क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा तब तक हम लॉ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स एंट्री यहां से ही आएगी। फिर ही जैसे एंट्री नंबर 82 आपने पढ़ा होगा, इनकम टैक्स, दिस इज द सोर्स एंट्री फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आया ना? तो ये सोर्स एंट्री है इनकम टैक्स की। यहां लिखा हुआ था लिस्ट 1 में, इसलिए सेंट्रल ने लॉ बनाया। जीएसटी लिखा ही नहीं था कहीं पे। हाँ, गुड्स पे टैक्स लगाने के कुछ एंट्रीज थी लिस्ट 1 में, सर्विसेज पे टैक्स लगाने की एंट्री लिस्ट 1 में थी। ओके, लिस्ट 2 में कुछ गुड्स और सर्विसेज पे थी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। कुछ याद आ रहा है आपको? ये इधर थी, लॉटरी टैक्स, बेटिंग टैक्स, लिस्ट 2 में था, पर दोनों अलग अलग थे। ऐसी प्रोविजन ही थी कि भाई दोनों मिलकर सब मर्ज कर देंगे और इंडिया के सभी गुड्स और क्या सभी सर्विसेज पे मिलकर टैक्स लगाएंगे। ऐसी प्रोविजन नहीं थी। तो फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। ठीक है, वो अमेंडमेंट थी 101st अमेंडमेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुई विथ 2/3 वोटिंग्स। हाँ, कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है 2/3 वोटिंग चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। यानी लोकसभा और राज्यसभा में यह डिसाइड हुआ कि चलो एक लॉ ऐसा बनाते हैं कि जो दोनों मिलकर बनाया जाएगा और जिसका रेवेन्यू 50-50 शेयर किया जाएगा, 50% सीजीएसटी और 50% क्या एसजीएसटी। लेकिन फिर सवाल उठा कि कौन से लिस्ट में डालना। अगर हमने जीएसटी की एंट्री लिस्ट 1 में डाल दी तो पावर सेंट्रल को मिल जाएगी। अरे है ना, फिर दो थोड़ी लगाते आएंगे, हमको दोनों साथ में लगाना है। क्या दोनों साथ में लगाना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। लिस्ट 2 में भी नहीं लगा सकते। और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स मैटर है ही नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में सोशल मैटर है, जैसे फॉरेस्ट हुआ, एजुकेशन हुआ, वुमेन वेलफेयर हुआ। टैक्स मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। तो एट लास्ट फिर यह डिसाइड हुआ कि एक नया आर्टिकल बनाते हैं जीएसटी का। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के अंडर
ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जीएसटी लगाने के लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया, और एक नया आर्टिकल बनाया गया फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर है 246A। आई रिपीट द वर्ड, क्या? 246A। ओके, ये कौन सा आर्टिकल था? 246, जिसमें 3 लिस्ट दी। इन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 246A। ओके, तो देखो यहां पे हम आर्टिकल 246A पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए याद रखना, कौन सी सोर्स एंट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने की, और वो है आर्टिकल 246A। देखो ये क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। 254 रीड करने की जरूरत नहीं है, पर शुरुआत बहुत अच्छी है। क्या? नॉटविथस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 मतलब, बताओ आर्टिकल 246 क्या था? अभी हमने देखा ना, शेड्यूल 7, 3 लिस्ट। हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं भी याद होगा तो हाँ बोलो, देखो याद आता है। हाँ आए ना याद? तो आर्टिकल शेड्यूल 7, आर्टिकल 246, 3 लिस्ट। स्टार्ट ऐसा हुआ, नॉट विथस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दैट लिस्ट, मतलब क्या? आर्टिकल 246 ये कहने जा रहा है कि अब जो मैं कहूंगा वही होगा, और एक बार जो मैं कह देता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब ये आर्टिकल ओवरराइड करेगा, किसको ओवरराइड करेगा? आर्टिकल 246 को। ठीक है, ये आर्टिकल कहता क्या है? ओके, अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल कहता है यहां पे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब कौन? सेंट्रल, एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 लेजिस्लेचर ऑफ क्या? अच्छा मुझे बताओ, वहां और है या एंड वर्ड है? मतलब ये हुआ दोनों मिलकर बनाएंगे, और वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है वहां पे? एंड। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर ये लॉ बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, और इंडिया के सभी गुड्स, अंडरलाइन करना, इंडिया के सभी गुड्स और इंडिया की सभी सर्विसेज पे ओके सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों लगेगा। इज इट क्लियर? आगे देखो क्या कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ क्या बेटा? इंटरस्टेट ट्रेड। मुझे बताओ आईजीएसटी लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल। टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल। हाँ, फिर वो शेयर होगा, पर लॉ भी सेंट्रल बनाएगा, अरे है ना, और कलेक्शन भी सेंट्रल। तो ये है सेकंड पार्ट, कि अगर बात इंटरस्टेट ट्रेड की होगी, कम ऑन, किसकी? इंटरस्टेट ट्रेड की होगी, फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी, तो पार्लियामेंट उसका लॉ बनाएगा। ओके, तो अंडरलाइन करना इंटरस्टेट ट्रेड वगैरह, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट टैक्स लगाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्सप्लेनेशन। Provision of this article shall, in respect of goods and services tax referred in clause 5 of article 279A, take effect from the date of recommendation by GST Council। ठीक है, now अब थोड़ा मैं आपका ध्यान चाहूँगा। हुआ क्या बेटा, इमेजिन करना कि सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल, इन सब लोगों में प्रॉपर इंटीग्रेशन लाना, इन सब लोगों की बात सुन के लेना, लॉ एक कॉमन पॉलिसी पे डिसीजन लेना, सबका वोटिंग लेना, इसके लिए एक काउंसिल की जरूरत थी, जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। सबने ध्यान रखना, क्या? इन सिंपल वर्ड, परिषद। तो नाउ ये डिसाइड हुआ कि नहीं, सभी 28 स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल मनमानी नहीं करेगी। ओके, एक परिषद बनाएंगे, एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। ओके, और ये जीएसटी काउंसिल के मेंबर सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और चेयरपर्सन हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा।
समझ में आया क्या? तो यहाँ सभी स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये ओके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहेगी, ये हर बात डिस्कस करेंगे और यूनानिमसली या मेजर वोटिंग से ओके यहाँ रिजोल्यूशन पास करेंगे। और एक बार जीएसटी काउंसिल में पास हो गया तो सभी स्टेट्स को या और सेंट्रल को उसके ऊपर लॉ बनाना जरूरी, लॉ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इन शॉर्ट एक वर्ड में कहना चाहता हूं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती जीएसटी लॉ पे, स्टेट गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकता। जो भी डिसीजन होंगे किसमें होंगे? जीएसटी काउंसिल में। और जीएसटी काउंसिल में आइदर यूनानिमसली या फिर वोटिंग करके मेजॉरिटी जो भी डिसीजन होंगे वो सबको मैंडेटरीली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, जैसे इस बार आपको बताता हूं, पहली बार वोटिंग हुई लास्ट जीएसटी काउंसिल में। ओके, बजट आने के पहले ये डिसीजन था कि कुछ गुड्स के जीएसटी रेट जो है वो बढ़ाए जाए और अलग किए जाए। ओके, लेकिन वोटिंग हुआ, वोटिंग में बहुत से स्टेट मेंबर नहीं माने और मेजॉरिटी नहीं मिली तो खत्म, वो बात गई। लेकिन अगर मेजॉरिटी मिल जाती, ये बात समझ में आया ना, मेजॉरिटी मिल जाती तो सभी स्टेट्स को फिर रेट चेंज करने पड़ते, सब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट चेंज करने पड़ते। तो जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन किसके बेस पे होगा बेटा? जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में होगा। अब देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, आर्टिकल 279A क्लॉज 5 में कुछ गुड्स की लिस्ट दी है, नीचे लिस्ट दिया है मैंने, जैसे पेट्रोलियम क्रूड मतलब क्रूड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब रिफाइंड पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एक बार मेरे साथ सभी वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक लिस्ट रिवाइज करें। कौन सा? पहला पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट कॉल्ड एज पेट्रोल, दूसरा नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सर ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होगा? एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये एरोप्लेन के लिए स्पेशल फ्यूल यूज होता है, उसको कहते हैं एविएशन फ्यूल। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये 5 एटम्स, सर 5 का, ये तो 3 ही है, वैसे 5 है वो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट 3, चौथा नेचुरल गैस और 5वां एशियन। ये प्रोडक्ट पे सुना ध्यान से, हाँ एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, ये प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा जब तक जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंडेशन नहीं देता है। चलो दूसरे ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आर्टिकल 246A ये कहता है कि इंडिया के सभी गुड्स के ट्रांजैक्शन और सभी सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे क्या लगाया जाएगा? जीएसटी, एक्सेप्ट दिस आइटम्स। अब एक्सेप्ट दिस आइटम मतलब ये 5 आइटम्स पे ओके, जब तक जीएसटी काउंसिल में एक मत नहीं होता है, जब तक सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट परिषद में यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं पास करेंगे, तब तक इन प्रोडक्ट पे जीएसटी क्या नहीं लगाया जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, सर अगर पेट्रोल पे जीएसटी है ही नहीं, तो हमने तो सुना है सर पेट्रोल पे बहुत टैक्सेस है, और आप कह रहे हो पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यहां जीएसटी नहीं लगाया जाएगा मतलब इस पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे, बताओ कौन से एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे? एक्साइज, वैट, सीएसटी, क्या वो कंटिन्यू रहेंगे? हाँ, इसलिए आज भी एक्साइज लॉ ओमिट नहीं हुआ है, विड्रॉ नहीं हुआ है। वैट और सीएसटी आज भी विड्रॉ नहीं हुआ है, ये आइटम्स के लिए आज भी वो लॉ अप्लीकेबल है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये आइटम जो है अभी जीएसटी में नॉन टैक्सेबल है। कम ऑन, क्या वर्ड यूज किया मैंने? नॉन टैक्सेबल। जीएसटी में नॉन टैक्सेबल है, अदर लॉ में एक्साइज या वैट या सीएसटी इनके ऊपर अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर आपका एक दूसरा सवाल, सर क्यों ये आइटम्स पे उन्होंने यहां पे क्यों जीएसटी नहीं लगाया? इसको भी जीएसटी ले आते, बता दो क्यों। पेट्रोल में जब वो वैट में था तब क्रेडिट नहीं थे। क्रेडिट नहीं थे मतलब क्या, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मली आज मैं वो सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब आप सेल करते हो, सेल पर टैक्स लगता है और परचेस पे भी टैक्स लग के आता है, बर्डन पास ऑन। तो जो परचेस पे टैक्स लग के आता है उसका सेट ऑफ मिलता है। उसका क्या मिलता है? सेट ऑफ। किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ मिलता है? जो सेल का टैक्स है। ओके, सेल, इसलिए तो वो वर्ड यूज करते थे वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आया क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ऐसे सिचुएशन में पेट्रोल में, डीजल में, पेट्रोलियम क्रूड में पहले भी सेट ऑफ नहीं मिलता था।
अरे नहीं देते थे वो सेट ऑफ, ओके ब्लॉक एटम था सेट ऑफ के लिए, मतलब सेट ऑफ नहीं दिया जा रहा है तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे। ओके कुछ समझ में आ रहा है आपको? कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होते थे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। ओके अगर आपको एक डायग्राम याद आ रही होगी, ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होते थे, जस्ट अ मिनट। आपको ये एग्जाम्पल याद आ रहा है? ये वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? क्या था ये एग्जाम्पल बेटा? कि देखो ध्यान से सुनना, पहले जब सेल हुआ, ध्यान से सुना, पहला जब सेल हुआ था 1000 प्राइस थे, उसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स कितना था? 100, टोटल क्या था? 1100। हमने परचेस प्राइस कितनी कंसीडर की थी? 1100, उसमें 200 रुपये वैल्यू एडिशन था, अरे यार ना, और फिर प्राइस कितनी हुई थी? 1300 रुपये, और 1300 पे सेल्स टैक्स लगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्या ये 1300 में ये 100 भी इंक्लूडेड थे? हाँ या ना? क्या ये 1300 कैसे आए थे? 1100 प्लस 200, कुछ समझ में आया क्या? होते थे 1300। क्या ये 1300 में ये 100 भी इंक्लूडेड थे? यस, ये 100 भी, तो उसके ऊपर फिर से सेल्स टैक्स लगा, मतलब इसको कहते थे टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केड। अच्छा बात तो आगे बत देखो, क्या ये 1730 रुपए जो सेल प्राइस थी, थोड़ा आप दिमाग लड़ाना, 1730 रुपए जो सेल प्राइस, क्या इसमें ओरिजिनल 100 इंक्लूडेड था? हाँ। क्या ये 130 भी इंक्लूडेड था? क्या ऑलरेडी दो सेल्स टैक्स इंक्लूडेड थे? हाँ, और उस पे वापस सेल्स टैक्स, यानी गवर्नमेंट अपने ही सेल्स टैक्स पे बार बार क्या टैक्स लगा रही है। और जब तक प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर पे हाथ में जाता था तब तक टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टिल अल्टीमेट कंज्यूमर। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको हम कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे सिचुएशन में पेट्रोल पे कैस्केडिंग इफेक्ट था, बाकी प्रोडक्ट पे तो क्रेडिट सेट ऑफ कंसेप्ट आ गया था जिसका नाम था क्या? आईटीसी। बाकी सब प्रोडक्ट पे 2004 से ही सेट ऑफ कंसेप्ट आ गया था, लेकिन पेट्रोल पे सेट ऑफ कंसेप्ट नहीं था, पेट्रोल पे कैस्केडिंग इफेक्ट था। इसलिए आज भी अगर सभी टैक्सेस हटा दिए जाए पेट्रोल के, सुनना ध्यान से, पेट्रोल के सभी टैक्सेस हटा दिया जाए तो पेट्रोल आपको 45 रुपीज पर लीटर मिलना चाहिए, लेकिन 45 इसकी कॉस्ट है प्लस बाकी सब टैक्सेस, और उसमें भी कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ऑन टैक्स है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो क्या था कि यहां पेट्रोल डीजल। अच्छा फिर आपका एक दूसरा सवाल आ जाता है दिमाग में, सर पेट्रोल पे क्यों रखे थे गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट, क्यों सेट ऑफ नहीं दिए थे? क्यों? क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन गवर्नमेंट डोमिनेट करना चाहती है, हाँ या ना? ओके पेट्रोल का कंजम्पशन, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, बाहर से इंपोर्ट है, पेट्रोल पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो जितना ज्यादा प्राइस रखोगे उतना लोग उसका कंजम्पशन कम करेंगे। अरे यस और नो? तो उसका कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहती थी गवर्नमेंट, इसलिए पेट्रोल पे उन्होंने कभी सेट ऑफ दिए ही नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट था, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रही थी। और अब सवाल था कि पेट्रोल को पेट्रोल डीजल एचएसडी ये जो है क्या हम जीएसटी में लाए क्या? अगर जीएसटी में आता तो फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता। अरे हाँ है ना? नहीं नहीं सॉरी, जीएसटी में आता तो आईटीसी मिल जाता, क्योंकि जीएसटी में सबको आईटीसी थे, आईटीसी मतलब क्या? सेट ऑफ, सेट ऑफ है, सबको सेट ऑफ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिसाइड हुआ कि नहीं अभी नहीं लाते, क्योंकि पेट्रोल का ह्यूज रेवेन्यू सैक्रिफाई हो जाएगा अगर हमने जीएसटी में लाया, और उसके बाद भी जीएसटी में आता है तो 50% कौन ले लेता है? सेंट्रल, और 50% कौन लेता है? स्टेट। स्टेट का रेवेन्यू ज्यादा है पेट्रोल का एज कंपेयर टू क्या? सेंट्रल। ये बात समझ में आई क्या? तो ऐसे सिचुएशन में एट लास्ट सभी स्टेट ने मना कर दिया कि ये 5 आइटम्स को जीएसटी में मत लाओ, फिलहाल आगे देखेंगे, पर फिलहाल नहीं आएगा। मेरा एक सवाल है आपसे, बताओ पेट्रोल डीजल वगैरह ये 5 आइटम्स कभी जीएसटी में नहीं आएंगे या तब तक नहीं आएंगे जब तक काउंसिल रिकमेंड नहीं करता? मतलब ये अगर फ्यूचर में सब एकमत हो जाए और अपना रेवेन्यू सैक्रिफाई करने रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो ये जीएसटी में आ सकता है। और जिस दिन ये जीएसटी में आएगा ना, मैं आपको अभी बोल देता हूं, कम से कम 30 से 40 रुपया पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी। ये समझ में आया क्या आपको? लेकिन अभी फिलहाल ये जीएसटी में नहीं है, मतलब इनके ऊपर क्या लग रहा है? एग्जिस्टिंग
एक्साइज, वैट और एक्सेट्रा। तो चलो लिखो साइड में। यहां लिखो नोट, उसके नीचे लिखो these goods are called as non taxable supply, these goods are called as non taxable supply under GST, non taxable supply under क्या? GST। अच्छा, मैंने स्पेसिफिक लिखा अंडर GST, मतलब बाकी अदर टैक्सेस है। नो लिखो अदर टैक्सेस लाइक एक्साइज, वैट, other taxes like excise, VAT, CST are leviable, leviable का स्पेलिंग LEVIABLE। अच्छा, leviable मतलब liable, are leviable to क्या? टैक्स, leviable to टैक्स। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट, नेक्स्ट पेज पे आ जाना। अच्छा, पेज नंबर 9 का टेबल और ये टेबल कंपैरिजन करो। हाँ, मैं जो बोलूँगा वहाँ पे और जिसको सवाल पूछूंगा वह आंसर देगा। मुझे बताओ पेज नंबर 9 का जो टेबल है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, और अभी ये जो है इसमें 84 में क्या चेंज हुआ, ध्यान से पढ़ के बताओ। लिस्ट 1 84 में क्या चेंज हुआ, ध्यान से पढ़ के बताओ, और जिसको पूछा जाएगा वो बताएगा। गो अहेड। हाँ, यस यू, साइलेंट प्लीज। हाँ, पहले वाले इसमें और इसमें क्या चेंज है बताओ। पहले वाले में लगेगा एक्साइज और सेकंड इसमें एक्सेप्शन दिया है, ऐसा है। अच्छा, कोई इधर बताए क्या डिफरेंस है। 84 रीड करके तो बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है। 84 पहले पेज नंबर 9 पे 84 पढ़े आपने? हाँ, और ये यस एनीबडी, गो अहेड बेटा, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जस्ट एक और सवाल पूछना है। पहली बात तो आंसर बहुत सही आया है। ओके, यानी जीएसटी आने के पहले, वो जो पहला वाला टेबल है वो जीएसटी आने के पहले है, और ये वाला टेबल है वो जीएसटी आने के बाद है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो पहले वाले टेबल में वर्ड है ऑल एक्साइजेबल गुड्स, यानी पहले सभी गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे, सभी गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे, मैन्युफैक्चर होते थे, क्या उनके ऊपर एक्साइज था? यस और नो? अब बताओ, जीएसटी आने के बाद सभी गुड्स पे एक्साइज है? तो बताओ कौन कौन से गुड्स पे एक्साइज है? वही गुड्स के एक्साइज है, वही गुड्स पे एक्साइज है जो अभी अभी एक्सक्लूड हुए हैं। अरे है ना, मतलब बाकी सब गुड्स अब जीएसटी में चले गए। तो कल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछा था लास्ट सेशन में, और ये सवाल पूछा था कि सर अब जीएसटी आने के बाद एक्साइज लगेगा क्या? नहीं, ना एक्साइज लगेगा, ना वैट लगेगा, ना सीएसटी, कुछ भी नहीं, ओनली क्या? जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट अमेंड की। अरे है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज यहां पे भी हुआ, और यहां से ऑल ये वर्ड निकाल कर ओनली नेमली मतलब जितना कहा उतना, इतने ही गुड्स पे एक्साइज रखा। तो बताओ कौन कौन से गुड्स पे एक्साइज रखा उन्होंने अभी? अगर हम देखें तो ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स, बताओ ऑल गुड्स का है या फॉलोइंग गुड्स का है? फॉलोइंग गुड्स, पेट्रोलियम गुड, एचएसडी,
मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। अरे यस और नो? उसके बाद में दूसरी जो सीएसटी की एंट्री थी 92A, वो भी इन्हीं प्रोडक्ट पे है। सीएसटी आज भी सीएसटी जो लगेगा इसी प्रोडक्ट पे लगेगा। ये समझ में आया क्या? और इधर लिस्ट 2 में जो टैक्स ऑन सेल यानी क्या था बेटा? सेल्स टैक्स। कुछ समझ में आया ना? सेल्स टैक्स जो है वो इन्हीं गुड्स पे। कौन कौन से गुड्स पे? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, अब थोड़ा आगे का मत पढ़ना अल्कोहल वगैरह, पहले ये 5 आइटम को क्लियर कर लेते हैं। ये 5 आइटम पे एक्साइज भी है, ये 5 आइटम पे सीएसटी भी है लिस्ट 1 में, और ये 5 आइटम पे सेल्स टैक्स भी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात आते हैं हम अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर योर एग्जाम। 1 या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा। ठीक है, इस बार तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्क का ये बेसिक मॉडल पे पूछ लिया था उन्होंने। है बहुत बेसिक, इंट्रोडक्टरी है। मैं एक भी सेक्शन पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ाने वाला हूं। ये समझ में आया क्या? लेकिन नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप धीरे धीरे समझ रहे होगे कि ये अगर डिस्कशन ना हो तो आगे जीएसटी समझना मुश्किल। इज इट क्लियर? तो अब दूसरा, अल्कोहलिक लीकर। पहली बात तो वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब बताओ, वो सबकी बात कर रहे हैं या वही लीकर की बात कर रहे हैं जो आदमी पी सकता है? वही लीकर की बात कर रहे हैं जो आदमी पी सकता है। तो सर बताओ, ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो आदमी नहीं पी सकता? आदमी तो कुछ भी कर सकता है, पर एक ट्रेन में हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है। देखो, कभी आपने सुना है इंडस्ट्रियल स्पिरिट? स्पिरिट भी अल्कोहल है, समझ में आया क्या? पर वो इंडस्ट्रियल स्पिरिट वो नहीं कंज्यूम कर सकते आप। ओके, वो इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है। और तो अल्कोहल 2 टाइप के होते हैं, स्पिरिट एंड अल्कोहल, जो हम यहाँ पे कंज्यूम हम नहीं करना मतलब लोग कंज्यूम करते हैं। ये समझ में आया? तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेना। अल्कोहलिक लीकर पे एक्साइज कलेक्ट करने का पावर, या ओपियम नार्कोटिक्स पे, चरस, गांजा, अफीम, तो अल्कोहल पे, लिकर पे, चरस, गांजा, अफीम पे अगर प्रोड्यूस होता है तो एक्साइज कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास था। अगर आप थोड़ा ऊपर आते हो तो एंट्री नंबर क्या? 51। अरे है ना? तो लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 51 में एक्साइज लगाने का पावर किसके पास था? स्टेट के। लिकर पे, ओपीएम पे, एक्सेट्रा स्टेट के पास था। तो अब यानी इंडिया में अगर अल्कोहल बेचा जा रहा है, पहले 1 जुलाई 2017 के पहले अगर अल्कोहल बेचा जा रहा है, ओपीएम नार्कोटिक्स बेचे जा रहे हैं, तो उस पे एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी और वैट भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, और सीएसटी तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का था। यानी पूरा का पूरा टैक्स किसको मिलता था? स्टेट को मिलता था। इज इट क्लियर? तो पूरा टैक्स स्टेट को मिलता था। अब देखो क्या हुआ, सेंट्रल की आंखें गड़ी हुई थी अल्कोहल पे, क्योंकि उनको जब से इंडिपेंडेंस इंडिया में आया तब से अल्कोहल पे कभी कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि तब से एक्साइज स्टेट के हाथ में थी, वैट भी स्टेट के हाथ में था। यानी इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये लोग अल्कोहल पीते थे और सेंट्रल वाले देखते थे कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है किसको? स्टेट को। तो सेंट्रल वालों ने एक प्रपोजल रखा, मुझे याद है 2009 की बात है। सेंट्रल वालों ने प्रपोजल रखा कि अल्कोहल को भी जीएसटी में लाओ। क्यों? अगर अल्कोहल को जीएसटी में लाया कि 50 तुम्हारा 50 हमारा। बात समझ में आई क्या? तो सभी स्टेट ने कहा खबरदार, अल्कोहल जीएसटी में नहीं आएगा, अल्कोहल ओपीएम नार्कोटिक्स जीएसटी में नहीं आएगा। तो सेंट्रल वालों ने कहा क्यों नहीं आएगा? अल्कोहल हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, हम ही लेंगे टैक्स। अरे है ना? ओके, वो अल्कोहल हम ही लेंगे, उसका रेवेन्यू शेयर नहीं होगा। 3 साल सेंट्रल नहीं मानी, 2009 से 2012 तक कि नहीं अल्कोहल को लाओ, ओपीएम नार्कोटिक्स को लाओ। अरे है ना? जीएसटी के स्कोप में, क्योंकि जीएसटी के स्कोप में आया कि 50-50।
नहीं माना। एट लास्ट जब बीजेपी आई तब बीजेपी ने अग्री किया कि ठीक है, या अरुण जेटली जी ने एग्री किया कि चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं लाते अल्कोहल को। अच्छा, इसमें भी एक बात बता दूं, सभी स्टेट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो कि अल्कोहल को कभी नहीं लाओगे जीएसटी में, हमको ये लिखकर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। हाँ, पेट्रोल में आपने ऐसा नहीं लिखा कि पेट्रोल को कभी नहीं लाएंगे, आपने लिखा कि जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, और जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कब आएगा बेटा? अगर मोर देन 50% वोटिंग अल्कोहल को नहीं उठाओ उसको, अल्कोहल, हाँ अल्कोहल का डिस्क उठ 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 उठ, हाँ सुन, अब तू आके सॉन्ग आएगा थोड़ी देर बाद, सॉन्ग ये होगा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ठीक है। अगर ये नहीं गाते आया तो दूसरा सॉन्ग होगा, लाल दुपट्टा देखो उड़ गया हवा के झोंके से। ओके, सो यहाँ ओके, तो अब बात थी बेटा अल्कोहल की, ठीक है, फॉर क्या? ह्यूमन कंजम्पशन। नहीं कोई बात नहीं है, देखो मैं समझ सकता हूँ, ठंडी ठंडी हवा है, मधुर आवाज है, ओके, खाना खा के आ गए हो, दोपहर का टाइम है, सुबह सुबह 5 बजे उठे हो, अरे है ना, तो नींद आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक सॉन्ग के लिए रेडी रहना। तो यहाँ बुला के सॉन्ग गवाओगा आपसे। ओके, तो यहाँ वापस हमारे डिस्कशन पे क्या हुआ कि स्टेट वालों ने कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा। क्या होगा? जीएसटी काउंसिल में तुमने चालाकी करके मेजॉरिटी ले ली तो अल्कोहल तो गियो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखकर चाहिए कि आप कभी भी अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाओगे, तो जीएसटी के लिए हम एग्री करते, अदरवाइज जान दो, जैसा है वैसा, फिर जाने दो जैसा है वैसा। तो एट लास्ट अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे बेटा तो मैं बताता हूं। ओके, आर्टिकल 366 दिखा आपको, आर्टिकल 366 12A जीएसटी की डेफिनेशन, उसमें तो क्लियर लिख कर दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब जीएसटी जब जब भी इस इंडिया में वर्ड यूज होगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या कहता है, किसी भी लॉ में, सिर्फ जीएसटी लॉ में नहीं, किसी भी लॉ में जीएसटी जब जब भी वर्ड यूज होगा तो एक काम करना, सभी गुड्स और सर्विसेज पे होगा एक्सेप्ट अल्कोहल। बस दे दिया लिख के, नहीं लगाया गया अल्कोहल पे। इज इट क्लियर? तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे कभी जीएसटी का लेवी नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बताओ पेट्रोल डीजल और इसमें क्या डिफरेंस है? वो 5 आइटम्स, और ये अल्कोहल में क्या डिफरेंस है? वो 5 आइटम्स पे क्या वो जीएसटी में आ सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि कभी नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं, पर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। लेकिन अल्कोहल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता। इज इट क्लियर? ओके, तो अब यहां पे वापस पहले वाले पेज पे आ जाओ। इसलिए बेटा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, सुनो सुनो सुनो, एंट्री नंबर 51 ओमिट नहीं किया है। क्यों ओमिट नहीं किया एंट्री नंबर 51 जीएसटी आने के बाद? क्योंकि आज भी अल्कोहल, ध्यान से सुनना सभी ने, अल्कोहल जीएसटी में नहीं है तो आज भी उसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास ही है, इसलिए वो एंट्री वैसे ही रखा है, अरे है ना। और आज भी उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हाँ, एक्साइज भी स्टेट लेगा और सेल्स टैक्स भी स्टेट लेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू अल्कोहल की हिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स। मैं पहले आपकी इंटरप्रिटेशन लेवल देखना चाहता हूं। मानता हूं कि अभी आप फाउंडेशन पास होके आए हैं और इंटर पे आप नए नए हो, पर नो डाउट एक कॉमन सेंस लगा के आप इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हो। मुझे ये बताओ, इसके पहले हमने जो लिस्ट देखी थी, नहीं जस्ट पहले वाले पेज पे 279(5), वो वाला पेज, हाँ ये वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिखा हमने वहां पे,
वो 5 एटम थे ना पेट्रोल। एक बार वो 5 एटम देखो, मैं देखना चाहता हूं आपका इंटरप्रिटेशन। 5 एटम कौन कौन से थे वो? पेट्रोल क्रूड अलग और मोटर स्पिरिट अलग। हाँ, पेट्रोल क्रूड, हाई स्पीड डीजल। सर ये हाई स्पीड डीजल क्या होता है? डीजल, ठीक है, उसका टेक्निकल नाम है हाई स्पीड डीजल, ठीक है। फिर दूसरा मोटर स्पिरिट मतलब अपना रिफाइंड पेट्रोल। उसके बाद में नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन। क्या ये 5 एटम्स यहाँ मिल गए? पर मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहूँगा। वो कहते हैं, ये सुनो, ये 5 एटम छोड़ के, ये आर्टिकल कहता है बाकी सभी गुड्स पे क्या लग जाएगा? जीएसटी। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या ये 5 आइटम्स में टोबैको कवर किया है? हाँ, नहीं कवर किया है। मतलब ये 5 आइटम में टोबैको कवर नहीं किया है, मतलब जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये जीएसटी लगने का एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में अगर टोबैको नहीं है, तो जीएसटी लग जाएगा उसके ऊपर, है ना? अब आप बताओ, बड़ी गड़बड़ हो रही है। और यहां पे जीएसटी लगेगा अगर हम डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन हो गया क्या? जीएसटी लगे। तो ये तो एक्साइज की लिस्ट में भी दिया हुआ है, तो फिर क्या मीनिंग आएगा? मतलब दोनों लगेंगे, एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी, क्योंकि जीएसटी की एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है, और इधर एक्साइज की लिस्ट में है, मतलब जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा। किसी को कोई डाउट? इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन एक बार पूछा है लास्ट एग्जाम में, ठीक है। हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अब ये जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज। लेकिन बताओ, इस सेल्स टैक्स वाली लिस्ट में, वैट वाली लिस्ट में वो कवर्ड नहीं है, एंट्री नंबर 54 में। टोबैको प्रोडक्ट कवर्ड नहीं है, मतलब टेक्निकली डिजाइन करते हैं, लॉजिकली बाद में बताओ, टेक्निकली डिजाइन करते हैं टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स। एक मिनट, टोबैको तो समझ गया, टोबैको प्रोडक्ट मतलब सिगरेट, बीड़ी, अरे है ना, टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिगरेट, बीड़ी वगैरह। तो अब ये जो सिगार, हुक्का, अरे है ना, तो ये टोबैको प्रोडक्ट्स हुए। तो ये जो है, साइलेंट प्लीज, ये प्रोडक्ट पे यहां पे जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज में कवर्ड है इसलिए एक्साइज भी लगेगा, पर वैट में कवर्ड नहीं है या सेल्स टैक्स में कवर्ड नहीं है, अरे है ना, तो सेल्स टैक्स या वैट नहीं लगेगा, सीएसटी भी नहीं लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अब तुमको लॉजिकल यहां एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल ने कहा चलो सभी गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में लाते हैं, स्टेट ने कहा सभी गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में लाते हैं एक्सेप्ट 5। ओके, फिर स्टेट वालों ने कहा नहीं, अल्कोहल को नहीं मर्ज करेंगे, अल्कोहल हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, इसलिए अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाएंगे। तो इधर सेंट्रल वालों ने कहा ठीक है, आप अल्कोहल का मतलब, हम टोबैको पे इन एडिशन टू जीएसटी हम एक्साइज लगाएंगे। तुमने अल्कोहल रखा अपने पास, तुम अल्कोहल लो, हम टोबैको लेते हैं। हाँ, तो ये समझ में आया? तो यहाँ पे डिसीजन हुआ कि फिर टोबैको का एडिशनल रेवेन्यू हमारे पास रहने दो, एडिशनल, हम उसको जीएसटी में भी लाएंगे और एक्साइज भी रखेंगे। ये समझ में आया क्या? अब आपसे दूसरा एक सवाल, ये क्लियर हो गया? एक बार फिर से दिमाग में, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं, जो भी लगेगा एक्साइज वैट स्टेट लगाएगी, समझ में आया? टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी है, एक्साइज भी लगेगा, एक्साइज। अब आपसे एक सवाल, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक, मुझे ये बताओ कि एक्साइज कौन से इवेंट पे लगता है, सेल या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे लगता है। तो एक हम डायग्राम डिजाइन करते हैं, नीचे एक डायग्राम डिजाइन किया मैंने। ओके, ध्यान से देखना है डायग्राम। एक कंपनी है वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, ये आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी पहचानते हो आप? हाँ, ठीक है। एक कंपनी है, वो सिगरेट बना रही है, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये मैन्युफैक्चर कर रही है, ओके, और मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर को बेच रही है, और होलसेलर आगे रिटेलर को बेच रहा है। आगे बढ़ो बेटा। तो अब यहां पे देखो, प्राइस ऑफ दिस टोबैको लिखो सभी लोग, प्राइस यहां पे 1 लाख रुपए है। उसके ऊपर एक मिनट, ये मैन्युफैक्चर हुआ है, तो क्या लग जाएगा बेटा?
ये मैन्युफैक्चर हुआ है तो एक्साइज लग जाएगा। तो एक्साइज ड्यूटी यहाँ 30% है, एट द रेट 30%, तो कितना हुआ 30,000, 1,30,000, 1,30,000। ठीक है बेटा, ओके। आज नोट्स कलेक्ट कर लो जिसके पास भी नहीं है, क्योंकि कल सॉरी नेक्स्ट सेशन में मुझे लगेगी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो इमीडिएट घर नहीं भागना, पहले नीचे जाके नोट्स कलेक्ट करना है सबको। डन? तो अब यहाँ पे 1,30,000। अब ध्यान से सुनना आगे। अब एक्साइज 30%, इसके बाद अब लगेगा जीएसटी। जीएसटी स्प्लिट होगा, सीजीएसटी और एस। अभी टोबैको पे 28% का जीएसटी है। कितना? 28% का। तो नाउ सीजीएसटी क्या रेट पे लगा? 14%। और एसजीएसटी क्या रेट पे लगा? 14%। अरे ये समझा क्या? तो अब यहाँ पे बताओ, एक मिनट दो रुकना यहाँ पे। ये 14% बेस प्राइस का होगा या एक्साइज ऐड करके होगा? एक्साइज ऐड करके होगा। अरे है ना सर, रीजन आगे सेक्शन 15 में बताऊंगा। इज इट क्लियर? बस अभी इतना ही समझना, एक्साइज ऐड निकालो। 14% का 1,30,000, हाँ 18,200। तो ये हुआ 18,000 क्या 200 और 18,200। ठीक है, यहां लग गया। अब ये बंदे ने परचेस कर लिया। अच्छा, ये होलसेलर ने परचेस किया तो क्या क्या लग कर आया है उसको? कौन से टैक्स लग कर आया है? एक्साइज, सीजीएसटी और एसजी। और ये सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर एक्साइज डिपार्टमेंट को, यानी एक्साइज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये समझ में आया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटीएन पोर्टल, कुछ याद है आपको जीएसटीएन पोर्टल? तो एक्साइज इधर दे देगा, पे करेगा। तो ये एक्साइज कितना पे करेगा? 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जीएसटीएन पोर्टल पे सीजीएसटी कितना देगा? 18,200, और एसजीएसटी कितना? 18,200। ये पे कर देगा एंड बर्डन क्या? पास ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो, अब होलसेलर ये सिगरेट को आगे 2 लाख में बेच रहा है। प्राइस है 2 लाख। प्राइस क्या बेटा? 2 लाख रुपए। हाँ, क्या ये होलसेलर एक्साइज लगाएगा? हाँ, अरे टोबैको पे एक्साइज लगती है, पर एक्साइज तभी लगती है जब वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। क्या इसने कोई प्रोडक्शन किया? नहीं। मैन्युफैक्चर किया? नहीं। अच्छा, सेल्स टैक्स लगता है क्या? नहीं। वैट लगता है क्या? नहीं। सिर्फ क्या लगता है? एक्साइज एंड जीएसटी। तो बताओ नेक्स्ट वाला बंदा क्या लगाएगा? ओनली जीएसटी लगाएगा। ओके, तो यहां पे सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी एट द रेट क्या? 14%। बताओ कितना आ रहा है? 28,000 और ये हुआ 28,000। ओके, 28,000। चलो, आपसे कुछ सवाल यहां पे एक बार फिर से हो जाए। टोबैको पे एक्साइज है, जीएसटी है, पर वैट सीएसटी नहीं है। वैट सीएसटी नहीं है। ठीक है। अल्कोहल पे कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। हाँ, बाकी एग्जिस्टिंग टैक्सेस है। और 5 आइटम्स में एग्जिस्टिंग टैक्सेस है पर जीएसटी नहीं है। पर वो उस दिन जीएसटी में आएंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल क्या रिकमेंड करे। इज इट क्लियर? चलो, डिस्कशन को आगे बढ़ाते। एक और टैक्स के बारे में स्पेशल डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर पिछला लास्ट एग्जाम में मई 2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन था, और एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या था? टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट। जो भी एंटरटेनमेंट जैसे मूवी, सिनेमा, ड्रामा, बैलेट या डांस प्रोग्राम, सर्कस, जो भी एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं, ओके, अम्यूजमेंट पार्क, इमेजी का पार्क वगैरह, तो इनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। क्या लगता है? अगर आपने लास्ट कुछ घर डिस्कशन हमने जो किया घर पे पढ़ा होगा, तो 17 टैक्सेस में एंटरटेनमेंट टैक्स भी मर्ज कर दिया था। मर्ज किया मतलब क्या? मर्ज किया मतलब अब वो टैक्स अलग से नहीं लगे। अगर जीएसटी लग रहा है, कम ऑन, क्या कहा मैंने? जीएसटी लग रहा है तो उसमें वो सब आ गया, अब अलग से नहीं लगेगा।
डिड यू अंडरस्टैंड? तो लेकिन इंडिया में दो लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, एक स्टेट लेवल का और एक लोकल बॉडी का। आई रिपीट, दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते हैं, एक क्या, स्टेट गवर्नमेंट का और एक लोकल बॉडी का। तो उन्होंने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज किया है। अब मर्ज किया मतलब जीएसटी में, मतलब जो लोकल बॉडी लगाती है, लोकल बॉडी मतलब कौन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं किया, वो नहीं किया हुआ है। ओके, तो ये ख्याल रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो साइड में एक चार्ट बनाओ, साइड में स्टूडेंट नोट में एक चार्ट बनाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, tax on entertainment and amusement, make two parts, levied by state and here levied by local body. Levied by state में downward arrow, it is merged in GST, merge in GST, hence not separately taxable, hence not separately taxable, merge in GST and hence not separately taxable. Local body, entertainment tax by local body, downward arrow लिखो, it is not merged in GST, it is not merged in GST, hence it is taxable separately, hence it is taxable separately in addition to GST, hence it is taxable separately in addition to क्या बेटा, GST। डन? तो एग्जाम में बराबर देखना कौन सा एंटरटेनमेंट है, स्टेट का है या लोकल बॉडीज का, ठीक है। तो अब आते हैं आर्टिकल 269A। मुझे बताओ, व्हाट इज द सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी गुड, वेरी गुड, कौन सा? 246A, दैट इज द सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। और एक आर्टिकल है 269 है, ये पढ़ता हूं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, इंटरस्टेट। बताओ कौन सा टैक्स लगता है इंटरस्टेट में? आईजीएसटी, यहाँ लिख दो आईजीएसटी। ये आईजीएसटी के लेवी का डिटेल है। ठीक है, अब वो देखो क्या कहते हैं, ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ, देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अंडरलाइन बेटा, अंडरलाइन करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो लगता है पढ़ा हुआ है। ठीक है, ब्लैंक रह गया तो लगता है कि भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, डाउट आता है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में सवाल पूछता हूँ, जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उस पर, इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स आएगा? आईजीएसटी। तो वो आईजीएसटी कौन लेवी और कलेक्ट करेगा? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेवी भी सेंट्रली करेगा और कलेक्शन भी सेंट्रली करेगा। ठीक है, एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। हाँ, लेकिन कलेक्ट हो जाने के बाद, ओके, कलेक्ट हो जाने के बाद, ओके, इसको अपोर्शन किया जाएगा किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट। तो अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड by the parliament by law on the recommendation of GST council. Yes, your name? Sandy. And संदीप। संदीप, मैं एक बात कहता हूं, अगर सीए में
आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब ये तेरे लिए नहीं सबके लिए, नॉट स्पेसिफिकली कि मैं तुझे कोई टारगेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आप फाउंडेशन क्लियर होके आए हो, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि कौन ये चाहता है कि मेरा यार फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर और फाइनल क्लियर होना चाहिए? ऑब्वियसली सभी चाहेंगे, ऑब्वियसली सभी नहीं, सभी चाहेंगे, कुछ एक्सेप्शन हो गए। पहला घास देवाचा म्हणजे इसमें आप ये मेंटालिटी में हो गए। होता था ऐसा, मैं बताता हूँ ना, 1999 की बात है जब मैं सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया था। तो जो मेरा नेटिव प्लेस अमरावती था, तो यहाँ पे तब हम देखते थे कि अच्छा सीए, तब ऐसा माहौल था कि बहुत टफ है, जल्दी नहीं निकलता है। हमारे जो सीनियर होते थे ओके बाल जाने के बाद सीए बन रहे हैं, ऐसा हमने देखा। तो नहीं, अभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और इतना टफ भी नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, तब ऐसा मेंटेलिटी था। तो तब हम सेल्फ, वहाँ क्या क्लासेस सीए के अकाउंट्स के जो बीकॉम में पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है हमको, फाउंडेशन ऐसे कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं थे। मुझे याद है मैंने फाउंडेशन में सिर्फ अकाउंट का क्लास लोकल लेवल पे किया था और लॉ वगैरह खुद पढ़ा था, तो फाउंडेशन पे। तो मैं आपको ये बता दूँ, तो तब ऐसा था कि ठीक है ना, पहला ही अटेम्प्ट है ना, पहला घास तो यानी पहला कौर भगवान का। तो बेटा ये मेंटालिटी से बैठे हो फिर तो आपकी मर्जी। पर मैं आपको कहता हूँ, कुछ चीज़ें अगर तू सच में चाहता है कि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है, तो तुझे कुछ चीज़ें इमेज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, तुझे नहीं सबको। पहली बात तो जब भी फैकल्टी रीड करती है, तुम्हारी जब भी कोई पढ़ाता है ना, तो तुम्हारी डिपेंडेंसी 90% फैकल्टी पे हो जाती है और 10% तुम्हारा फोकस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, ध्यान से देखना, ये प्रोसेस जरूर एनालाइज करना, अगर ये प्रोसेस होती है कि नहीं होती है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मानना नहीं, हाँ, आपके पास रियली होती है कि नहीं होती है जरूर देखना। अब क्या होता है कि जब मैं रीड करता हूँ पहली बार, तब तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, क्योंकि आप वेट करते हो कि फैकल्टी सिंपल वर्ड में समझाएगी, कोई यहाँ पे डांस वांस करके समझाएगी, या फिर कोई एग्जाम्पल दे के समझाएगी, या फिर यहाँ पे, यानी डिपेंडेंसी देखो अपनी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे जैसे ही कोई मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को, जैसे ही मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। सेकंड स्टेप, ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेप, जब फैकल्टी आपको फिर वो एक एक वर्ड लेके समझा रही है, तब कहीं तो भी ये 100% स्टूडेंट में से 60% स्टूडेंट का ध्यान जाता है। कुछ तो अपनी टेंशन में होते हैं कि आज उसने देखा ही नहीं, ओके, वो अपनी टेंशन में होते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ 60% स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि उनका ध्यान जाता है कि चलो भाई वर्ड्स पे। फिर तीसरी स्टेप में वो अपनी कनेक्टिविटी लगाता है कि हाँ ये ऐसा है। फिर चौथी स्टेप में ओके कहीं जाओगे कि वर्ड्स पे होल्ड आता है। और पांचवा, जब वो वापस फैकल्टी रीड करती है तो तब कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत ग्रिप आती है वर्ड्स पे, स्टेटमेंट पे, लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शन पे थोड़ी बहुत ग्रिप आती है, पर ये बहुत थोड़ी आती है। यानी मैं कहूँ क्या, हमने पढ़ाने के बाद तुम्हारी जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन है, ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन पे 10% तुम क्लास में से लेके जाते हो कि भाई ये हाँ वो ऐसा है। क्योंकि मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पढ़ा दिया, पैरा हो गया, और मैं कहूँ कि लिखो वापस, किसी को लिखते नहीं आएगा, किसी को लिखते नहीं आएगा। हाँ वो अपने मन से कुछ लिख देगा जितना समझा, पर किसी को लिखते नहीं आएगा, लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, ये प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें आपको खुद डेवलप करना है। इसलिए क्लास पे, कोई भी क्लास पे डिपेंड मत रहो। हमारा एज अ टीचर बस इतना ही रोल है कि सब्जेक्ट को इजी करके देना, आपको समझने लायक करके देना। पर तुम क्लास कर रहे हो, मतलब मैं कर रहा हूं तुम्हारे स्टडी का, आप रियल सेंस में कितनी भी ऐड को, कोई भी मार्केटिंग करो, कुछ भी करे यार, मुझे पता है ओके, कितना भी कहे आपको कि नो नीड टू रीड एट होम, ओके, लेकिन मैं आप नहीं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटा आप यहाँ से मेरे समझाने के बाद, और मुझे किसी को कोई टारगेट भी नहीं करना है, पर मैं जो मैं फील करता हूँ, देखो आप अपने ये चीज़ें फील करते हो कि नहीं करते।
ये एनालाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, एक मैं आपको सबको बोल देता हूं, गुरु और सिलेबस टीचर दोनों में बहुत फर्क है। हम सिलेबस टीचर है, हम एक प्रोफेशन चला रहे हैं, हम एक सिलेबस टीचर है। हम आपको बस इतना ये करेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी करके देंगे, बहुत इजी करके देंगे, जो आपके लाइफ में आपको हेल्प हो। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आया ना? तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और नो डाउट बेटा, ओके, मैं आपका गुरु तो उसी दिन बन जाऊंगा जब जिस दिन आप मेरे पास आओगे, मेरे साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मेरे से कुछ लाइफ में मोटिवेशन लेके जाओगे, मे बी पर्सनली, मे बी टुगेदर। अभी तो हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस को सिंपल इजी वे में समझा रहे हैं। हाँ, पर मैं आपके लाइफ में कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे तुम्हारी लाइफ टर्न ले ले, उस दिन मैं गुरु बना। जब तुम्हारे लाइफ में सक्सेस मिल जाए, तुम मोटिवेट हो जाओ। मैं नहीं, यहां सभी फैकल्टीज हुई स्मार्ट की। तो मैं आपको, चलो ये पॉइंट डिस्कशन डाइवर्ट हो गया, पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यहां से जाने के बाद अगर सेम डे आपने नहीं पढ़ा तो आप ना लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, और 2-3 दिन का गैप हुआ तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे। तो आइदर यहां से जाने के बाद कम से कम पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बेटा तुझे एक बात बता दूं संदीप, जब मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूं ना, तो तेरा फोकस इतना होना चाहिए कि अगर मुझे कंसेप्ट समझ गया और दोबारा टेक्स्ट रीड कर रहा हूं तो अब ये टेक्स्ट यही के यही लर्न हो जाना चाहिए, इतना फोकस चाहिए। तो मैं तुझे गारंटी देता हूं संदीप, या सबको मैं यहां कह रहा हूं कि घर पे कम से कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात देखो, दूसरा, इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है सब्जेक्ट में, मैं आपको यह भी बता देता हूं। इंटरेस्ट सब्जेक्ट में इस तरह से बढ़ता है कि आपको पिछला याद है तो सामने का जल्दी समझ में आता है, और सामने का जल्दी है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। और इंटरेस्ट तब आता है जब आप इतने सारे स्टूडेंट में पहले आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी इमीडिएट फास्ट लग रही है, तो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और एक चीज पे आप अटक गए, देखना कभी एक चीज पे आप अटक गए और वो समझ में नहीं आ रही है, या आप 1-2 दिन एब्सेंट रहे और चीजें 1-2 दिन एब्सेंट रहा, तो सबसे पहले आप लिंक टूट गई तो आगे का समझते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि समझ रहा है क्या। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर मैं बिना बात किए, और यहां घर पे अगर कम से कम पढ़ना है, घर पे अगर बहुत अच्छे से आपको टाइम मैनेज करना है, तो अगर मैं 10 मिनट लेट आ रहा हूं, या फैकल्टी लेट आ रही है, या बीच में आपको 10-15 मिनट का गैप मिल रहा है, बिल्कुल वेस्ट मत करना। अगर आप मैं बोला हुआ आप फॉलो करोगे ना बेटा, तो आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगे। टाइम चुरा लेना, क्योंकि धीरे अभी तो स्टार्ट हुआ है, 15-20 दिन हुए हैं, धीरे धीरे आपको फील हो जाएगा टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता। इसलिए जितना टाइम चुरा लोगे उतना आप घर पे रिलैक्स जाओगे, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं एक बार कंसेप्ट समझाने के बाद रीड कर रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए और इतना फोकस होना चाहिए कि आपका लर्न हो जाना चाहिए, एक बार वो लैंग्वेज पे होल्ड आ जाना चाहिए। तो मैं इतना फोकस चाहता हूँ, डिपेंडेंसी मेरे पे नहीं चाहता ना रीड करने की। मेरे से सिर्फ तू इतना एक्सपेक्ट कर लेना, या यहाँ सभी इतना है कि मैं सब्जेक्ट को बहुत इजी करके दूंगा, बैकग्राउंड बताऊंगा, ऐसा क्यों हुआ था ये बताऊंगा, गवर्नमेंट ने क्या सोचा ये बताऊंगा, इससे क्या प्रॉब्लम्स आए, केस स्टडीज लूँगा, केस स्टडी में लोग कैसे प्लानिंग करते थे, बहुत सी कंपनीज कैसे प्लानिंग करती थी, कैसे टैक्स बचाएगा, ये मेरे से जरूर एक्सपेक्ट करना, क्योंकि ये मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। पर एग्जाम के लिए तुझे ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो यहाँ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ आप इस तरह से पढ़िएगा कि उसी वक्त याद हो जाना चाहिए, इतना आपका फोकस चाहिए, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स भी बनने चाहिए, जैसा अभी तू मेरे साथ पढ़ रहा, तेरा काम मेरे के साथ अगर तू अपनी स्पीड मैच करेगा, मेरे से ज़्यादा रहेगा ना, तो तू देख बहुत मज़ा आएगा। यानी यहाँ पे ओके, जैसे ही मैंने ख़त्म किया, आर्टिकल 269 है, ये आईजीएसटी का पावर देता है, लेवी करने का पावर देता है, ये इसका कलेक्शन गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और शेयर अपोर्शन होगा, बात खत्म। तेरे दिमाग ने पॉइंट्स बनाना चालू कर दिया, और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना पॉइंट्स बनाने की, ये कोर्स में बहुत काम आएगा,
बहुत, क्योंकि एक चीज आप सभी समझ लो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि रीड द थिंग, मेमोराइज द थिंग एंड राइट द थिंग। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, घर पे बैठो, कितनी भी अच्छी ग्रास्पिंग हो, घर पे बैठो, जिसको ये टेक्निक आ गई कि कैसे मेमोराइज करना, कैसे पॉइंट फिक्स करना, कैसे लिखना, उसके लिए सीए कोई बड़ी बात नहीं। और जिसने आज तक ये सिखा ही नहीं कि कैसे वर्ड्स को स्प्लिट करना, कैसे पॉइंट्स बनाना, उसके लिए मैं अभी से कह देता हूं सीए बहुत हार्ड है। इसलिए ये स्पीड आपको मैच करनी पड़ेगी मेरे साथ, कि मैंने खत्म किया, मैंने आर्टिकल 246 से खत्म किया, तो आपके माइंड ने 2 मिनट के अंदर अंदर माइंड प्रोसेसिंग बना लेनी चाहिए। आर्टिकल 246 से दोनों मिलकर लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट एंड स्टेट, और जीएसटी पे टैक्स लगाया जाएगा, ओके, और इंटर स्टेट पे एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट लगाएगी, ओके, और कुछ आइटम्स पे जो है 5 आइटम्स पे जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे। अब देखिए 2 पेज तो 5 मिनट में रिवाइज कर सकता है, ये हो गया। हाँ, अल्कोहल पे टैक्स लगाने का पावर ओनली स्टेट के पास, वो जीएसटी में नहीं है। टोबैको पे एक्साइज भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, पर वैट और सीएसटी नहीं, बात खत्म। वो इतनी बड़ी बड़ी बुक सब बाजू में, ये तुझे डेवलप करना पड़ेगा। ये मैं इसको पॉइंट आउट नहीं, मैं सबको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। कि जैसे मैंने खत्म किया या विजय सर ने खत्म किया, अगर यहाँ विजय सर कोई इनकम के बारे में बता रहे, फिर लीगल हो, इलीगल इनकम हो या पर्सनल इनकम हो, ये हो वो हो, आपके माइंड ने प्रोसेसिंग चालू कर देनी चाहिए। यहाँ दर्शन सर बता रहे, प्रोसेसिंग चालू कर देनी चाहिए। इवन आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, आज क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, आज प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्टमेंट थी, अगर ऐसा रहा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा रहा तो ऐसा करूंगा। कॉस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम धीरे धीरे ये जाएगा कि प्रेजेंटेशन मुश्किल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहाँ से चालू करूं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आएगा कि कहां से चालू करूं। तो माइंड को बार बार रिवाइज करो। ओके, दूसरी बात, मैं इवन यहां पे कि कभी कभी ये कोशिश करना घर पे, एक मैं जो कह रहा हूं इतना सा करके देखना कि सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन बनाना। जिसने सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन बनाना सीख लिया, तो उसको जो हिडन एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएगी कि जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन के वर्ड्स में हिडन एडजस्टमेंट कैसे रखता है। अरे आया ना। तो कभी कभी आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो कभी कभी बैकवर्ड भी जाना, कि क्वेश्चन नहीं देखना, सॉल्यूशन देखना। और सॉल्यूशन में अगर ऐसा किया होगा, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से वर्ड यूज किए होंगे, क्वेश्चन में ये हिडन एडजस्टमेंट रखी होगी। जितना माइंड को ट्रेन करोगे ना यार, उतना कोर्स बहुत ईजी है। और जो स्टूडेंट ने बहुत कैजुअल लेके आया है, या घर के प्रेशर से आया है, या लाइफ में कुछ करना चाहिए भाई, अब कुछ नहीं हो रहा है, किधर एडमिशन नहीं मिल रही है, तो चलो सीए करते हैं, ये एंगल से जो आया होगा, मैं ये कहूँगा कि मुश्किल, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, पर मुश्किल है। और बेटा अगर लिए हो ना, कोई भी रीज़न से लिए हो, तो एक बार का अच्छे से ख़त्म करो यार। लाइफ के 3 साल अगले 50 साल आपके बेस्ट कर देगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी। लाइफ की ये 3 साल आपके अगले 50 साल, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल ही जाएगी आपको। ये तो हो ही जाएगा कि यार 50,000 से कम तो नहीं मिलेगा, या इनिशियल 1 साल 30-35 हज़ार हो सकता है, पर आपको 1 साल बाद 100% 50,000 के ऊपर मिलेगा। फिर इसके आगे तो जितनी आपकी कमाने की ताकत हो, वो विजय सर कहते हैं ना, कैलकुलेटर लेके मत बैठना। तो यहाँ इन सिंपल वर्ड में जितनी आपकी कमाने की ताकत हो, तो इन सिंपल वर्ड मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लास्ट हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। अब मैं अब बात करने लगा तो 1 घंटा चले जाएगा, पर हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। और यहाँ पे कि मैं अगर रीड कर रहा हूँ तो तेरा टारगेट या सबका टारगेट ये होना चाहिए कि अभी के अभी पॉइंट्स बनने चाहिए, समरी बननी चाहिए और लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे देखो, इंटर स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और वो क्या करेगा बेटा, अपोर्शन करेगा। एक एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ क्या, अंडरलाइन इंपोर्ट। अंडरलाइन इंपोर्ट आपको कुछ याद आया? इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी इंटरस्टेट बोला जाएगा।
अब देखो इसको एक लाइन में भी लिखना, एग्जाम में सिर्फ एक लाइन याद रखना कि सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट, ट्रीटेड एज क्या, इंटरेस्ट, बात खत्म, ठीक है। पर वर्ड्स क्लियर आने चाहिए, सप्लाईज ऑफ क्या, गुड्स और सर्विसेज। आपने सिर्फ इतना शॉर्ट लिखा ना तो ये भी समझ में नहीं आता है, इंपोर्ट ट्रीटेड एज इंटरस्टेट। इफ यू से इंपोर्ट ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ व्हाट, थोड़ा उसको, सप्लाईज ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज क्या, इंटरस्टेट। अच्छा मैंने आपको ये भी पढ़ा है एक्सपोर्ट, कम ऑन, क्या एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यहां नहीं दिया है पर आगे सेक्शन में कवर्ड है कि एक्सपोर्ट भी क्या माना जाता है, इंटरस्टेट। यहां इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक्सपोर्ट को जीरो रेट बेनिफिट देना था, एक्सपोर्ट को क्या बेटा, उनको जीरो रेट बेनिफिट देना था, तो इसलिए उन्होंने अलग से कवर किया है, पर इंपोर्ट को कवर कर लिए यहाँ पे, तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद में अमाउंट अपोर्शन इन द स्टेट अंडर क्लॉज 1 शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्या, इंडिया। ओके, तो ये जो आईजीएसटी का पैसा आएगा वो आईजीएसटी का पूरा पैसा इंडियन गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड नहीं माना जाएगा, उसमें का 50% किसको देना पड़ेगा, स्टेट को। इज इट क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट बेटा, कम ऑन, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको कुछ इनिशियल लेक्चर में आदत लगाता हूँ पॉइंट्स बनाने की, और ये पॉइंट्स बनाना हर सेशन में थोड़ा मैं तरीका बता देता हूँ कैसे बनाना। आर्टिकल 269 है, ओके, तो पॉइंट्स, आर्टिकल 246 ये सोर्स एंट्री थी फॉर जीएसटी, 269 ने किसकी सोर्स एंट्री थी, आईजीएसटी, ठीक है। तो इंटरस्टेट ट्रेड पे कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल, बात समझ में, कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल, लेवी भी कौन करेगा, सेंट्रल, अपोर्शन किया जाएगा किसके साथ, स्टेट के साथ, और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटरस्टेट माने जाएगा। इज इट क्लियर? ओके चलिए, आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की डेफिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मेरे साथ सभी पढ़िएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। इन किसी भी लॉ में जब भी वर्ड जीएसटी आएगा तो जीएसटी का मतलब ऐसा टैक्स जो सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, एक्सेप्ट, सिर्फ अल्कोहल नहीं, पूरा वर्ड लिखना, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इज इट क्लियर? उसके बाद में सर्विसेज, एज पर न्यू आर्टिकल 366(26)(a), सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, ये थोड़ा डेफिनेशन में बाद में लूंगा सर्विसेज की, इसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर है, डिस्कशन हम करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज, अभी से अंडरलाइन करो। और एज पर न्यू आर्टिकल 366(26)(b) स्टेट with reference to the article 246A, 268, 269, 269A, article 279A includes क्या, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। अच्छा, स्टेट का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ, फिर एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टेट का है क्या, पहले मैं सबका ध्यान चाहूँगा। वैसे तो महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है, ऐसी टेरिटरी जो एक सिंगल इंडिया के साथ यूनिफाइड हुई है, समझ में आया ना, महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है, पर ऐसा है कि सभी स्टेट है तो यूनियन टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी है तो क्या, इंडिया की, पर जहां स्टेट असेंबली दी है, जहां क्या स्टेट असेंबली दी है, फिर वो बन जाता है स्टेट। और जहां स्टेट असेंबली नहीं दी है, क्योंकि वो अगर स्टेट असेंबली नहीं दी है तो सेंट्रल के हाथ में है, ये समझ में आया क्या, तो जहां स्टेट असेंबली नहीं है तो वो बन जाता है यूटी। एक बार फिर से, है तो वैसे सभी यूटी, पर जहां स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब असेंबली है वो बन गया स्टेट, और जहां स्टेट असेंबली नहीं है वो बन गया यूनियन टेरिटरी। ये बात समझ में? अब मैं वापस एक बार पढ़ता हूं, देखो समझा हुआ। स्टेट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 246, 268, 269 एंड आर्टिकल 279 इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ क्या, लेजिस्लेचर। विथ लेजिस्लेचर मतलब देखो, आप पिछले 10 मिनट में फील कर रहे हो, जैसे ही मैंने आपका फोकस बढ़ाया वैसा आपको याद रहने लगेगा। और ये आपको सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक इतना मेंटेन करना है, ये समझ में आया ना।
जितना मेंटेन करोगे बेटा, मैं लिख कर देता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के अपने चांसेस बढ़ाओगे। ठीक है, और जिसने ये सीख लिया कि क्लास में ही पढ़ाई कर लेना, वो तो बेटा फिर रियली एंजॉय करेगा। ठीक है, और जिसने ये रखा कि क्लास पे डिपेंडेंसी, यहाँ बहुत से स्टूडेंट हो गए कि यार क्लास में हो गया, बात खत्म, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं हो गया, आ गए 4 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्टूडेंट घर पे एक वर्ड ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो स्टूडेंट ने इतना डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि क्लास का क्लास में, पर कर रहे हो तो पूरा अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे स्टेट जो दिए है, यूनियन टेरिटरी, ओके, उसके बाद में यहाँ थोड़ा मैं ये जो है इसको बाद में लूँगा, ये कंसेप्ट को। आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, इसको भी बाद में लेता हूँ। अब एक लास्ट डिस्कशन पे आते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन में बाद में लेता हूँ। एक कंसेप्ट पे आते हैं, ये एक डायग्राम पे आ जाओ, वो बाकी थ्योरी में बाद में लेता हूँ, जीएसटी काउंसिल एंड एक्सेट्रा। एक कंसेप्ट पे आते हैं, ट्रांजैक्शन विदाउट वैट और ट्रांजैक्शन विथ वैट। ये विदाउट वैट मतलब सेल्स टैक्स। ओके, मैं आपको बताता हूँ सेल्स टैक्स वैट में कब बदला। इंडिया में 2004 तक सेल्स टैक्स ये वर्ड था। कब तक बेटा? 2004 तक। और 2004 में जैसे ही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई, ये मत समझना कि जीएसटी ओनली अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी, नहीं, ये अगर मैं सच कहूँ तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, ये मैं आपको ये ऑनेस्टली कहता हूँ, जहाँ तक मैं जितना पढ़ता हूँ, कि ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं वो नहीं पता, और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, क्योंकि आज मोदी जी भी बहुत सी बार एडवाइस लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह इनसे इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बारे में। वो बात अलग है कि भाई पार्टी अलग अलग है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में, 4 के पहले सेल्स टैक्स था और फिर बाद में क्या? वैट आया। स्ट्रक्चर देखो क्या स्ट्रक्चर ये था बेटा सेल्स टैक्स में। समझ लो यहाँ पे शैला लिमिटेड, जीत लिमिटेड एंड कस्टमर। तो यहाँ पे ये जो है प्राइस 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। थोड़ा कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना। और पहले सेल्स टैक्स लगता था, पहले क्या लगता था बेटा? सेल्स टैक्स एट द रेट क्या? 10% समझ लो, तो कितना हो गया? 1 लाख का 10,000। टोटल प्राइस कितनी हुई? 1,10,000। 1,10,000। अच्छा, गवर्नमेंट को कितना पे हो गया? 10,000 पे हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जीत लिमिटेड क्या करता था? उसकी परचेस प्राइस कितनी ट्रीट करता था? 1,10,000। 1,10,000 उसकी परचेस प्राइस। वो आगे वैल्यू एडिशन जीत लिमिटेड का, वैल्यू एडिशन लिखते जाओ मेरे साथ, टाइम बचेगा। जीत लिमिटेड का वैल्यू एडिशन 50,000, तो वो उसकी सेल प्राइस होती थी 1,60,000 और उसके ऊपर सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, यानी 16,000। तो 1,76,000, 1 लाख क्या बेटा? 76,000। ठीक है, अब ये फिर अगर आपको याद होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, ऐसी चेन थी पूरी। इसमें क्या हो रहा था कि ये जो 1,60,000 रुपये, ध्यान से सुनिएगा, 1,60,000 में 10,000 इंक्लूडेड थे। अरे है ना? तो वो जो 10,000 उसमें इंक्लूडेड थे, वो 10,000 रुपये तो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट ने 10,000 तो ले लिए थे और उस पर भी टैक्स ले रही है। अरे है ना? ये एक बात थी, यानी इसको हम कहते थे टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। इसको एक वर्ड और था क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट सबको क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसको कंसेप्चुअली समझना है आगे के कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो अब बेटा ध्यान से सुनो,
यहाँ पे 10,000 रुपये। चलो दूसरी बात क्या होता है बताता हूँ। मुझे ये बताओ, जब शैला लिमिटेड है उसने प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू रखी थी? 1 लाख, और जीत ने क्या 50,000 वैल्यू एडिशन किया था, ठीक है। तो बहुत सी कंट्री इस बात पे चलती थी, इंडिया नहीं चलता था पहले, पर यूरोप में, एशिया में कुछ ऐसी कंट्री थी, उनका ये कहना था कि दूसरे वाले बंदे ने जो वैल्यू एडिशन किया है 50,000 ही किया है। अरे है ना, तो अगर उसने 50,000 किया है तो इसके आगे गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना चाहिए वो 1 लाख पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 लाख पे तो ऑलरेडी ले चुकी है। समझ में आया? 1 लाख पे ऑलरेडी ले चुकी है। तो सामने वाले ने 50,000 का एडिशन किया, तो हमने सामने वाले बंदे से टैक्स जो लेना चाहिए, उसने जो वैल्यू एडिशन किया उस पर ही लेना चाहिए। अब अगर हम 1,60,000 का टैक्स निकाले, बात समझ में आया क्या? तो 1,60,000 में हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? ओरिजिनल 1 लाख का भी टैक्स लगा रहे हैं, उसके 50,000 का भी टैक्स लगा रहे हैं, और उसके टैक्स का टैक्स भी लगा रहे हैं। यानी 1,60,000 में दोबारा टैक्स पे हो रहा है, उस 1 लाख, ओरिजिनल 1 लाख का दोबारा टैक्स पे हो रहा है। इज इट क्लियर? प्लस उसके वैल्यू एडिशन का, उसके वैल्यू एडिशन का हमें दिक्कत नहीं है। उसने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 50,000। अब वैल्यू एडिशन मतलब उसने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, वैल्यू एडिशन इन फाइनेंशियल टर्म, यानी उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन, समझ में आया ना? तो उसने 50,000 पे लगना चाहिए। और इमेजिन करो ये तो सिर्फ 2 हैंड शिफ्ट हुए। ओके, जब चेन बनती है, क्या चेन? मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू अल्टीमेट। तो वो ओरिजिनल 1,000 रुपए जो है, कुछ याद है? ओरिजिनल 1,000, उसके वो 1,000 तो बार बार सब प्राइस में इंक्लूडेड है। कुछ समझ आया? यानी वो ओरिजिनल 1,000 पे गवर्नमेंट बार बार टैक्स ले रही है। तो फंडा ये था कि इसने जितना वैल्यू एडिशन किया, पहले बताओ ये बात से सभी कन्विंस है? और यूरोपियन कंट्रीज ने सबने सिर्फ वैल्यू एडिशन सिस्टम में एक्सेप्ट किया। फंडा बहुत क्लियर था कि इसने जितना ऐड किया है उतने पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ। इज इट क्लियर? अब इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो 2004 में, समझ में आया क्या? यानी फ्रांस ने 1951 में वैट सिस्टम एक्सेप्ट किया। कब? 1951, पहला कंट्री था वैट सिस्टम, और इंडिया में 2004 में, ठीक है। तो अब वैट सिस्टम, तो इंडिया, इसमें क्या होता था मैं बताता हूँ। वैट सिस्टम आने के बाद क्या प्रॉब्लम होता था? पहले तो आप समझ गए कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट में गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होता था, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, और एक ही वैल्यू पे डबल टैक्स। यानी गवर्नमेंट 10,000 इससे ले रही है और 16,000 इससे ले रही है। कितना हो रहा? 26,000। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ? 26,000। पर इमेजिन करो, थोड़ा मैं प्रॉब्लम को टर्न करता हूँ, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, प्रॉब्लम को टर्न करता हूँ। इससे 1 लाख पे ले रही है, 1 लाख पे कितना हुआ? 10,000, और इसके वैल्यू एडिशन पे ही ले रही है, इसके वैल्यू एडिशन पे कितना? 5,000। रेट 10% है ना, तो 5, यानी 10 + 5 कितना? 15। कहाँ 26 और कहाँ 15? 11,000 रेवेन्यू लॉस है। इसलिए इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, क्योंकि वैट आया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ। मेरी बात समझे क्या? ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ, पर अगर अदर साइड से देखा जाए तो ये गलत है। एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स कलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तुम लूट रहे हो, टैक्स के नाम पे लूट रहे हो। इज इट क्लियर? तो फिर, और इससे क्या हो जाएगा? अननेसेसरी 11,000 से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई। अब इकोनॉमिकल इफेक्ट देखो, अब आप चाहते हो तो मतलब इकोनॉमिक 11,000 से प्रोडक्ट की प्राइस, यानी जो प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए थी, ओके, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, यानी 1,15,000। वो प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख नहीं, सॉरी, एडिशन 50,000, यानी कितना? 1,65,000। वो प्रोडक्ट की प्राइस चलेगी 1,76,000। ये तो मैं 10% ही ले रहा हूं। अगर 30% का एक्साइज है, वैट है, बाकी टैक्सेस है, तो इमेजिन करो कहीं के कहीं चले जाएगा। क्या हो जाता है? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम। अगर डिमांड कम हुई
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाता है। समझ में आया? इंडस्ट्री फिर अरे सेल ही नहीं हो रहा है, डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे करेगी? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, ओके, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो और डिमांड कम होती है, यानी कहीं तो भी तुम्हारा जीडीपी डाउन कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत से इकोनॉमिस्ट, और जिसमें स्ट्रॉन्ग ये फेवर किए थे मिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, कि नहीं यार ओके वो दिखेगा, पर उनका ये भी मानना था, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ओके, उनका ये भी मानना था कि इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट लॉस में जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉस में जाएगी, पर ग्रेजुअली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी, अब बिजनेस क्वांटम में हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ा, क्या? सेल्स टैक्स बढ़ा, वो भी है। दूसरा उनका यह मानना था कि ये डबल टैक्सेशन के वजह से इंडिया में चोरी बहुत हो रही थी टैक्स की। समझ में आया क्या? तब का सर्वे था कि लगभग जितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उसमें से 60% प्रोडक्ट जो है ब्लैक में आ रहे हैं, विदाउट बिल, यानी 60% प्रोडक्ट विदाउट बिल सेल हो रहे हैं, और 40% प्रोडक्ट ही लीगलाइज हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या? आपका दिमाग कहेगा फिर सर गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं पकड़ सकती थी? अगर गवर्नमेंट पकड़ेगी तब जब उनके ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अरे है ना, उनके ऑफिसर पैसा लेके बात खत्म, गवर्नमेंट की भी करेगी क्या? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑफिसर के थ्रू कंट्रोल हो ही नहीं सकता, सेल्फ कंट्रोल ही हो सकता है, सेल्फ ऑनेस्टी हो सकती है। तो कितने भी गवर्नमेंट कह दे कि हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन गवर्नमेंट से कभी नहीं खत्म होगा, करप्शन हमारे इथिक्स से कम होगा। अरे है ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कह दूं कि गवर्नमेंट पहचान चुकी थी कि भाई नहीं पॉसिबल है, 60% का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन यही अगर हम क्रेडिट दे दें, समझ में आया क्या? क्रेडिट दे दें, एक सिस्टम ही ऐसा बना है कि हम डबल टैक्स ना लगाए, हम क्रेडिट दे दे, अरे है ना, तो लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होगी, क्रेडिट मिलने की वजह से वो रिकॉर्ड बताएंगे, ट्रांसपेरेंट हो गए ट्रांजैक्शन। और हुआ ऐसा, जो 60% ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, आज मैं कहता हूं जीएसटी आने के बाद सिर्फ 10% ब्लैक मार्केटिंग रह गई है। अरे है ना, तो वो जो 50% का गैप बढ़ाया ना गवर्नमेंट ने, उससे ह्यूज रेवेन्यू बढ़ गया। आई होप यू अंडरस्टूड, ये बात समझ में आई? तो ऐसे सिचुएशन में चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो लॉ आप ही डेवलप करोगे, ये तो डिसीजन सबने डिसाइड कर लिया क्या? ये तो डिसीजन हमने ले लिया क्या कि वैल्यू एडिशन पे आना चाहिए, इससे सभी कन्विंस हो। कैसे करोगे वैल्यू एडिशन पे? आप कहोगे सीधा सीधा क्या, 50,000 का 10%, 50,000 का 10%। चलो आपके हिसाब से चलता हूं, और किसी ने कुछ लिखना मत। 50,000 का मतलब यहां पे, हाँ कैसे करूं, बिल कैसे बनाऊं, बिल कैसे बनाऊं? एक मिनट, बिल कैसे बनाऊं? 1,10,000 परचेस प्लस 50,000 वैल्यू एडिशन 5,000 टैक्स, मतलब आप कहोगे 1,60,000 प्राइस। एक आपके हिसाब से चलता हूं, प्राइस कितना है? 1,60,000 और टैक्स, सेल्स टैक्स एट द रेट 5%, 50,000 पे रहेगा, यानी क्या? सॉरी 10%, 10 क्या कितना रहेगा? 5,000। ओके 5,000 ये बिल बनेगा। पर आपको लगता है ये बिल में आपका टैक्स प्राइस के साथ मैच कर रहा है? अब इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी? सामने वाला बंदा, इसमें क्या हो जाए, कस्टमर को पता नहीं कि उसका वैल्यू एडिशन कितना है। अब वैल्यू एडिशन मतलब उसकी कॉस्टिंग, उसका प्रॉफिट। तो कस्टमर ने कहा मुझे चेक करना है तूने बराबर लगाया कि नहीं लगाया, 5,000 10%, हो सकता है ज्यादा ले रहा है मेरे से। बेवकूफ कोई भी बना सकता है, अरे है ना। तो कस्टमर ने कहा कि नहीं नहीं तेरी कॉस्टिंग बता, तेरा वैल्यू एडिशन बता, चल तेरे कॉस्ट रिकॉर्ड बता, कितना प्रॉफिट लेता है वो बता। अरे समझ में, पहली बात तो ये ऑडिट करने मुश्किल है। क्यों ऑडिट करना मुश्किल है? कहीं पे भी ये टैली नहीं हो रहा है, तुम्हारे प्राइस के साथ मैच नहीं हो रहा है।
प्राइस के साथ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जो टैक्स लगाने का तरीका है वो वैल्यू एडिशन। अब बताओ क्या है दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये वैल्यू एडिशन हर ट्रांजैक्शन की निकालते ही नहीं आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन वाइज है। मतलब ये ट्रांजैक्शन के वक्त क्या कॉस्ट लग रही है, मेरी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। अरे बात समझ में आया क्या? कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है। हर ट्रांजैक्शन वाइज कैसे निकलेगी? अरे यस और नो? और कस्टमर अगर डिटेल मांगेगा तो मेरे पास नहीं है, मैं दूंगा भी नहीं। मैं क्यों बताऊं मेरी कॉस्ट प्रॉफिट? वो तो सब बिजनेस की इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा कि लगाना तो 50,000 का ही है, पर ये मेथड सही नहीं है। फिर क्या करना? फिर क्या करना? तो अब यस गवर्नमेंट ने ये मेथड ली कि हम ये 50,000 की जगह ऐसा करते हैं, पहली बात तो 10,000 का उसको ये क्या टैक्स लग क्या है, ठीक है, उसको बाजू में रखो, उसको बाजू में। उसकी बेसिक परचेस प्राइस क्या रखेंगे? 1 लाख। उसका वैल्यू एडिशन यानी प्राइस क्या रखेंगे? 1,50,000, ठीक है। जीएसटी उसकी प्राइस पे ही लगाएंगे, जीएसटी नहीं, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स उसके प्राइस पे लगाएंगे। बात समझ में आया? सेल्स टैक्स एट द रेट क्या? 10%। सबको समझ में आया? 10% कितना होता है? 15,000। 15,000 हुआ। अब प्राइस के साथ मैच होगा, ऑडिट करना भी इजी हुआ, कस्टमर को बताना भी हुआ, देखो भाई प्राइस 1,50,000, उसका 10%। ये इजी हो गया कस्टमर को भी बताना, प्राइस का 10%। इज इट क्लियर? तो अब लेकिन वो गवर्नमेंट को कितना देगा? तो गवर्नमेंट को वो देगा 15,000 उसका पेएबल आया, और 10,000 वो ऑलरेडी दे चुका है। ऑलरेडी किसको दे चुका है? सप्लायर को। तो बचा कितना? अच्छा 50,000 का 10%, ये भी कितना देगा? 5,000 ही। अरे आया ना, देगा वो, पर डायरेक्ट 50 का 10 नहीं, फिर उसमें हम गड़बड़ हो जाएगी इनवॉइस बनाते वक्त। ये समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं इनवॉइस मेथड। इसको क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं एडिशन मेथड, मतलब जितना ऐड किया उसके ऊपर 10%। वो मेथड इंडिया में फॉलो नहीं हुई। इंडिया में ये हुआ कि पहले इनवॉइस बना, इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगा, और जितना इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगाएगा, मेरी बात समझे क्या, इतना इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगाएगा माइनस तूने जो परचेस पे ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि वो 1 लाख का ऑलरेडी दे दिया है। किसको दिया है? मेरे सप्लायर को। उसना सेट ऑफ ले ले, तो जो नेट बचेगा वो नेट ही टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन वैट रहेगा। यस और नो? यहां से आया सेट ऑफ। सेट ऑफ सिंपल वर्ड में मत लेना। इंडिया में पॉलिसी कैसे डिसाइड हुई? पॉलिसी ये डिसाइड हुई कि हम टैक्स सिर्फ किसके ऊपर लगाएंगे? वैल्यू एडिशन। पर वैल्यू एडिशन पे कैसे लगाएंगे? तो हम वैल्यू एडिशन में सेट ऑफ मेथड में जाएंगे। कौन से मेथड में जाएंगे? सेट ऑफ। तो हम पहली बात तो बताओ 10,000 का सेट ऑफ मिलने वाला है, इसलिए मैं वो कॉस्ट नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि वो मुझे एडजस्टमेंट मिलने वाली है। अरे है ना? इसलिए मेरी परचेस प्राइस कितनी पकड़ूंगा? 1 लाख। समझ में आ रहा है टेक्निकली सबको? इधर 1 लाख परचेस प्राइस पकड़ूंगा, मेरा वैल्यू एडिशन कितना? 50,000। कितना हुआ? 1,50,000। उस पर जीएसटी लगा होगा, प्राइस के साथ टैक्स मैच करूंगा, वो टैक्स मेरा पेएबल आएगा। तो और वो पेएबल जो आएगा माइनस क्या? तो यहां आप 2 वर्ड नए पिक्चर में आए। कौन से 2 वर्ड नए पिक्चर में? आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कौन से 2 वर्ड? आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, नेट टैक्स पेएबल। ऑनेस्टली बताओ किसको नहीं समझा? ऑनेस्टली बताओ, कोई गलत नहीं समझा होगा। बेटा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है तो 2 बातें हो सकती है, एक तो कुछ भी नहीं समझा, या इतना बहुत अच्छा समझ गया कि कोई डाउट ही नहीं रहा। कौन से ऑप्शन में हो? सेकंड वाले ऑप्शन में। तो ये आपको समझ में आया? ये लिख लो। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, पहले वाला लिखा क्या आपने? नहीं लिखा। विदाउट वैट वाला, विदाउट वैट वाला, विदाउट वैट वाला क्या था? 1,60,000 और उसके सेल्स टैक्स। अच्छा सेल्स टैक्स एट द रेट क्या बेटा? 10%। तो कितना?
16,000, तो वो हुआ 1,76,000, ठीक है। और ये हुआ ट्रांजेक्शन विदाउट क्या, वैट, ठीक है, लिख दो यहां पे। दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट, that is tax on tax. This transaction lead to cascading effect, that is tax on tax, tax on tax. Done. यही ट्रांजेक्शन अगर वैट के हिसाब, अच्छा सेल टैक्स का नाम बदल दिया फिर उन्होंने, सेल टैक्स का नाम सेल्स टैक्स रखा है या वैट रखा, क्योंकि अब तुम्हारे सेल प्राइस पे टैक्स नहीं, अभी ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स। इज इट क्लियर? तो अब वही एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो प्राइस है 1 लाख, मैं सेल्स टैक्स की जगह वैट लिखूंगा, वैट @10%, कितना 10,000, टोटल 1,10,000, यहाँ वैल्यू एडिशन 50,000, तो आपकी प्राइस हुई 1 लाख क्या 50, 10,000 ऐड मत करना क्योंकि उसका सेट ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में वैट @10%, यानी कितना हुआ बेटा 15,000, ठीक है, 15,000, तो टोटल कितना 1,65,000, और नीचे लिखो नेट वैट पेबल, नेट वैट पेबल, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स 15,000, लेस क्या बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक वर्ड डालना क्या, क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है तुम्हारे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000। ये लॉजिक सबको समझ में आया ना? मैं अब इसके आगे आईटीसी क्या होता है वो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेट कितना हुआ 5,000। अच्छा एक मिनट, अब एक लास्ट सवाल पूछना है सर, ये 5,000 अगर टैक्स आता है, सुनो सब ध्यान से, 5,000 अगर ये गवर्नमेंट को कितना देने वाला है, ये सिर्फ 5,000, ये गवर्नमेंट को 5,000 देने वाला है, ओके, पेमेंट, और पेमेंट देगा कितना बेटा 5,000। अब मेरा सवाल है कि अगर ये गवर्नमेंट को 5,000 ही दे रहा है तो ये 15,000 कैसे पास ऑन कर रहा है? अगर इसने 5,000 दिए तो इसने भी 5,000 ही पास ऑन करने चाहिए। आपको बताओ क्यों, कैसे? वो ऑलरेडी 10,000 दे चुका है। किसको दे चुका? सप्लायर को 10, गवर्नमेंट को 5, एंटायर बर्डन, और एंटर कैसे पास ऑन किया 15,000। इज इट क्लियर? यस, ओके। तो चलो हम देखेंगे सेशन, बाकी नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।